ये फोन की प्राइस काफी ज्यादा क्लियर थी। 65 से लेके 68,000 के अंदर ये ऑफर्स के साथ आपको देखने को मिल रहा था। मतलब कई बार ये फोन गिरा है और यहाँ पर आप देखोगे ना तो कैमरा लेंस एक बार टूट चुका है, हल्का सा क्रैक है उसके ऊपर। तो देखो काफी लोगों को क्वेश्चन होगा क्या ये फोन हीट करता है? हाँ, ये फोन हीट करता है, लेकिन किन कंडीशन में वो बताता हूँ। और अब बात करते हैं नेगेटिव। और इस बात के लिए सैमसंग ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए इसकी तारीफ करने के लिए। जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो मैं गिनवाऊंगा और जो बुरे पॉइंट्स हैं वो भी आप याद रखें। क्या S24 अल्ट्रा 2025 में 2026 में भी रिलेटेबल है, जहां दूसरे फोन 6000 से लेके 7000 8000 mAh की बैटरी दे रहे हैं, अपने फोन को पतला कर रहे हैं, कंफर्टेबल बना रहे हैं। क्या वहां पर ये S Pen वाला फोन अभी भी वैल्यू फोन बनी है? इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे सैमसंग S24 अल्ट्रा की। क्या आपको ये फोन लेना चाहिए या फिर नहीं? हाय, मेरा नाम है परवीन और आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर टेक स्टफ चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं S24 अल्ट्रा के 2 साल के एक्सपीरियंस के बारे में। बेसिकली इसका पूरा रिव्यू दूंगा मैं आपको, और ये फोन क्या इस सेल के अंदर आपको लेना चाहिए या फिर आपको ऑफलाइन लेना चाहिए, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले नेगेटिव की बात करेंगे इस फोन के अंदर। जो मेरे को अभी तक फील होता है वो है इसका वेट और साइज। यहां पर ये फोन बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। S25 अल्ट्रा के अंदर जरूर थोड़ा बहुत कंफर्ट दिखाई या फिर फील होता हो, लेकिन इसके अंदर नहीं। इसके जो एजेस है ना भाई, वो अभी भी चुभते हैं। आप लॉन्ग टाइम तक इसे होल्ड नहीं कर पाओगे। और वेट काफी ज्यादा है इस फोन का। और गेमिंग के पर्सपेक्टिव से अगर इस फोन को देख रहे हो तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप ज्यादा देर गेम खेलोगे ना भाई, आपके हाथों में ये लगने लग जाता है। और अगर दूसरे किसी फोन से यहां पर स्विच कर रहे हो तो बिल्कुल आपको मजा नहीं आएगा। हाँ, कंटेंट देखने के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। और वहीं अगर आप कंटेंट की बात कर ही रहे हो तो उसकी पॉजिटिव साइड की बात करते हैं, यानी कि डिस्प्ले। अब देखो, डिस्प्ले यहां पर काफी ज्यादा बड़ी आती है और वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले आपको यहां सैमसंग S24 अल्ट्रा में देखने को मिल जाएगी। हालांकि 25 अल्ट्रा में भी अच्छी है, लेकिन ज्यादा कोई फर्क नहीं है। यहां पर आउटडोर हो, इंडोर हो, या फिर आप कोई भी कंटेंट देख रहे हो, साथ में आप लाइटिंग कंडीशन के अंदर देख रहे हो, तो यहां पर आपको रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी मिलती है, जिसकी वजह से जो लाइट है वो कट डाउन हो जाती है। और मुझे आज तक कोई भी इशू नहीं लगा। इवन जो कलर्स हैं वो काफी सही आते हैं, इसके जो व्यू एंगल्स हैं वो भी काफी परफेक्ट है, और बेजल्स भी आपको बहुत छोटे छोटे नजर आते हैं। इवन जब डिस्प्ले की बात हो रही है तो मैं मल्टीमीडिया भी छोड़ना नहीं चाहूंगा। यहाँ पर जो स्पीकर मिलते हैं वो भी काफी नेक्स्ट लेवल मिलते हैं। मतलब जो आउटपुट है वो आपको लाउडर भी मिलता है, क्रिस्प भी मिलता है, और जो डिटेलिंग है ना वो भी अच्छी खासी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इवन ये डिस्प्ले फ्लैट हो चुकी है, तो वहां पर आपको जो अनवांटेड टचेस जो होते थे ना वो भी खत्म हो चुके हैं इस डिस्प्ले के अंदर। अब ना इस फोन के एक पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं, उसके बाद में 2 नेगेटिव बताऊंगा इस फोन के। वो है परफॉर्मेंस। अब देखो, इस फोन के अंदर ना बेस्ट प्रोसेसर नहीं आता इस टाइम का, और ना ही ये परफॉर्मेंस भी सबसे तगड़ी निकाल के देता है। लेकिन जिस बजट के अंदर ये फोन आ रहा है और जो प्रोसेसर इसके अंदर आता है ना, वो काफी केपेबल है। मतलब इस टाइम का कोई भी प्रोसेसर उठा लो जो इस टाइम लेटेस्ट है, वो जो कर सकता है ना, ये भी आराम से वो सारे काम कर सकता है। जैसे कि आप एडिटिंग करना चाहते हो भाई, बड़ी स्क्रीन है, आप एडिटिंग आराम से कर सकते हो और कोई भी इशू यहां पर आपको नहीं फेस करने पड़ेगा। इसके बाद अगर आप गेमिंग करना चाहते हो, देखो बड़ी स्क्रीन है, एक कौन मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी अगर आप गेमिंग करना चाहते हो 120 FPS पे आप स्मूथ गेमिंग कर पाओगे बिना किसी लैग, फ्रेम ड्रॉप के, या फिर बहुत ज्यादा हीटिंग की बात आगे करेंगे। इसके बाद बड़ी स्क्रीन तो आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो, कोई भी इशू यहां पर भी आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। और साथ में इसका जो NPU है वो भी काफी स्ट्रांग है, तो AI के जितने काम आप दूसरे फोन पे कर सकते हो, हालांकि वो इतने अच्छे से हो नहीं पाते, यहां पर आप आराम से कर पाओगे। इसकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां पर कुछ नंबर शो करा रहा हूं, जहां पर Antutu स्कोर या फिर Geekbench के स्कोर्स आप देख ही पा रहे अपनी स्क्रीन के ऊपर। साथ में अगर मैं CPU थ्रॉटलिंग की बात करूं तो हाँ, वहां पर ये फोन थ्रॉटल करता है। तो देखो, काफी लोगों को क्वेश्चन होगा क्या ये फोन हीट करता है? हाँ, ये फोन हीट करता है, लेकिन किन कंडीशन में वो बताता हूं। समझ लो, मैंने CPU थ्रॉटलिंग को रन किया तो भाई ये हीट करता है, जहां पर 41, 42 या फिर 43 डिग्री तक आराम से टेम्परेचर चला जाता है। जब इस रूम कंडीशन की बात कर रहा हूं, आउटडोर में आप 4K शूट करोगे और वहां पर भी आपने ब्राइटनेस फुल करनी पड़ेगी, तो वहां पर ये फोन गर्म हो जाता है। इसके साथ साथ या फिर Antutu स्कोर्स निकाल रहे हो या फिर कोई भी बेंचमार्क आप निकाल रहे हो, ये फोन गर्म हो जाता है। लेकिन कैजुअल गेमिंग में जहां पर आप इस कंडीशन के अंदर गेमिंग कर रहे हो, ये फोन सिर्फ वार्म होगा, गर्म नहीं होता। और इस बात के लिए सैमसंग ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए इसकी तारीफ करने के लिए। जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो मैं गिनवाऊंगा और जो बुरे पॉइंट्स हैं वो भी आप याद रख लेना। तो देखो, चिपसेट तो नेक्स्ट लेवल आएंगे, लेकिन जितना आपको जरूरत है ना वो सब कुछ यहां पर है। और अब बात करते हैं नेगेटिव की, और वो है इसकी बैटरी। देखो, 2024 में जब ये फोन लॉन्च हुआ था ना, तब भी जो इसकी बैटरी थी ना वो एवरेज थी। लेकिन अब जब स्क्रीन ऑन टाइम लोगों का दुगना हो चुका है, जब आप इंस्टाग्राम पर भाई घंटों बिता रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट पे घंटों बिता रहे हो, उसके बाद भी बहुत सारी जो एप्स हैं, तो उसका जो स्क्रीन ऑन टाइम है ना
अब और ज़्यादा कम हो चुका है और बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। मेरे लिए जो 5000 mAh है ना, वो इतनी ज़्यादा कम है कि मेरे को 2 बार चार्ज करना पड़ता है। समझ लो मैं अगर 7 बजे से अपना फ़ोन चालू करता हूँ ढंग से यूज़ करने के लिए, तो मेरे को 4 या 5 बजे के आसपास ये 10-12% पे आके रुक जाता है और उसके बाद मुझे दोबारा इसकी बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, 50% लगभग करनी पड़ती है। तो 2 बार एटलीस्ट मेरे को इसको चार्ज करना पड़ता है। बाकी स्क्रीन ऑन टाइम की अगर बात करोगे तो 7 घंटे से लेके 7.5 या फिर 8, वो डिपेंड करता है आपके यूसेज के ऊपर, और इतना ही आउटपुट मुझे मिल पा रहा है। बाकी सैमसंग से इस वीडियो को कोई देख या फिर सुन रहा है तो बस मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने फोन्स के अंदर ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन जो बैटरी है वो 5000 से 6000 आ सकती है, 6500 आ सकती है। डेफिनेटली हम जैसे लोगों को जरूरत है, क्योंकि हम जैसे लोग सैमसंग छोड़ के वीवो की तरफ जा रहे हैं इस वजह से। साथ में जो चार्जिंग स्पीड है 45 वॉट, हालांकि वो इतनी कम नहीं है, लेकिन भाई मार्केट में अगर आप देखोगे तो लोग चांद पे पहुंच चुके हैं कि 65 वॉट, 80 वॉट, 90 वॉट, 100 वॉट या फिर 120 वॉट भी आ चुका है। लेकिन 45 वॉट उतना जस्टिफाई नहीं लगता जब आप प्रीमियम सेगमेंट का कोई फोन ले रहे हो तो। पर एक चीज मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि इसकी जो 5000 mAh की बैटरी है ना, उसका जो आउटपुट है ना, वो मेरे को 1.5-2 साल तक वैसा ही फील हुआ था कि 5000 mAh ही है। लेकिन अगर आप किसी और ब्रांड में जाओगे ना, ओप्पो, वीवो या फिर iQOO, वहां पर होता क्या है, 6000 mAh की बैटरी जरूर होती है, लेकिन 3-4 महीने के बाद ही वो ऐसे लगने लगती है कि भाई वो 5000 पे आ गई है, उसके बाद लगता है कि 4500 पे आ गई है। तो ये चीज तो बढ़िया है सैमसंग के अंदर। आपने ये चीज फील करी है तो मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी हैप्टिक्स, इस फोन की देखो हैप्टिक्स वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप इस रेंज के अंदर जैसे 50-60 हजार के अंदर देख रहे हो तो ठीक ठाक मिल जाते हैं। बाकी जो बेस्ट हैं वो वन प्लस के हैं, पिक्सल के हैं, या फिर आईफोन यूजर हो आप तो डेफिनेटली भाई वहां पर ज्यादा बेटर हैप्टिक्स आते हैं। लेकिन एक चीज की तारीफ करूंगा, यहाँ पर जो टाइपिंग है वो थोड़ी सी बेटर मिल जाती है। मैंने देखो बहुत सारे ब्रांड ट्राई करें, लेकिन जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है मेरे को सैमसंग ज्यादा बेटर लगता है। अब बात करते हैं ओएस और एआई फीचर्स की, जहां पर मतलब सैमसंग का कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता, और ये ना इसकी स्ट्रेंथ रही है। चलो एक एक करके बात करते हैं। ये फोन लॉन्च हुआ था One UI 6.0 पर, जहां पर 7 भी आ गया, इसके बाद 8.0 भी आ गया, और मैं कहूंगा जो एक्सपीरियंस है ना वो एकदम टॉप नॉच ही रहा है। ऐसा नहीं किसी और फोन की तरह, समझ लो आईफोन की बात कर लेते हैं कि भाई वहां पर कोई भी वो आया, अपडेट आया और उसके बाद फोन हैंग हो गया, फ्रीज हो गया, या अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कॉल लॉक्स नहीं ओपन कर पाते लोग, तो ये प्रॉब्लम चलती रहती है। बाकी दूसरे जो ब्रांड्स है उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, कभी ग्रीन लाइन आ गई या फिर कुछ और बग्स आ गए। तो ये चीज बहुत अच्छी है कि यहां पर ये प्रॉब्लम नहीं आती ओवर द पीरियड। एक दो फोन में जरूर आई होगी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मास जो फोन है ना उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आई होगी। बाकी जो एक्सपीरियंस है मैं कहूंगा कि आईफोन से या फिर किसी और फोन से जब आप शिफ्ट करोगे ना सैमसंग पे, तो आप एक चीज नोटिस करना कि आपका जो एक्सपीरियंस है ना कितना स्मूथ जाएगा। मतलब 7-8 या फिर 10 साल का जो बच्चा है ना वो भी सैमसंग को आराम से यूज कर पाएगा, क्योंकि इतने इजी तरीके से फीचर्स हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राइटनेस को कम करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, फिर एक्सेसिबिलिटी में जाना है, वहां पर जाकर ब्राइटनेस कम करनी है ना, एकदम आपको यही सेटिंग्स में ऑप्शन मिल जाएगा, वरना ऊपर से भी कर ही सकते हो। बाकी चलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम स्मूथ तरीके से काम करता है। और यहां पर अगर मैं एआई फीचर्स की बात करूं ना, तो सैमसंग ने ना कि एज ले रखा है, लीप ले रखी है, जहां पर इसने जो सारे फीचर है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद दूसरे डिवाइसेस में आए थे, जैसे सर्कल टू सर्च हो गया, जनरेटिव एडिट हो गया, या फिर इरेजर हो गया, या ऑडियो टू टेक्स्ट हो गया, फिर लाइव कॉल ट्रांसलेशन जैसे फीचर। और सबसे जो तगड़ा फीचर मुझे लगता है वो है चैट असिस्ट का। अंडररेटेड फीचर है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई आप लोगों को यूज करना चाहिए और बहुत काम का फीचर है। साथ में अब तो ऐसा भी है कि S25 अल्ट्रा के अंदर जो फीचर आते हैं वो भी इसके अंदर डाल दिए गए, जैसे कि यहाँ पर आपको गूगल लाइव का फीचर आ चुका है, इसके साथ साथ ऑडियो इरेजर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट फीचर है। समझ लो आप आउटडोर में कहीं भी शूट कर रहे हो, बैकग्राउंड में कोई नॉइस आ रही है, ऐसे करके आप रिमूव कर सकते हो। बाकी देखो ऐसे वीडियो बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, बहुत रिसर्च आती है, और स्क्रिप्टिंग में भी बहुत टाइम लगता है एक एक पॉइंट आपको समझाना। तो मैं बस ये कहूंगा कि इतनी जो मेहनत लगती है ना, तो बस आपको करना ही है कि लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर कर दो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि उनको भी पता लग पाए कि सैमसंग का ये फोन उनको खरीदना चाहिए अभी या फिर नहीं खरीदना चाहिए। और देखो ऐसा कंटेंट आपको अच्छा भी लग रहा है तो फॉलो भी कर सकते हो, वरना नेक्स्ट टाइम भी देख सकते हैं। बाकी देखो यही एक लास्ट फोन है जिसके अंदर जो S Pen आता है उसके अंदर ब्लूटूथ वाले फीचर भी आते हैं। इसके बाद जो S25 अल्ट्रा है उसके अंदर रिमूव हो चुके हैं, और 26 भी आएगा, उसके अंदर भी रूमर्स ये हैं कि उसके अंदर भी ये फीचर नहीं आने वाले। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, जहां पर भाई अगर आपको सेल्फी वगैरह क्लिक करनी होती है या फिर कुछ और काम करना होता है, जूम इन जूम आउट करना होता है, तो ये S Pen कर देता है। और मेरी सैमसंग से बस यही रिक्वेस्ट है कि आने वाले S26 अल्ट्रा के अंदर अगर हो सके तो ये फीचर डाल देना, बहुत लोगों को जरूरत है। गाइस बात करते हैं कैमरा की, क्योंकि यहां पर 70% इसका पॉजिटिव साइड है, लेकिन 30% इसके अंदर नेगेटिव्स भी है, उसकी बात करते हैं।
नेगेटिव से शुरू करते हैं ताकि आप जल्दी से जज कर पाओ कि कैमरे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो सबसे पहले जब भी आप लो लाइट के अंदर फोटोज क्लिक करते हो तो यहाँ पर ये फोन स्ट्रगल करता है, जहां पर ये फोकस नहीं कर पाता और फोकस कर ले तो नॉइस काफी ज्यादा आती है। तो लो लाइट के अंदर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा जितना इसके सेगमेंट के अंदर आने वाले फोन्स करते हैं। मैंने यहाँ पर X200 Pro से कंपेयर करा है, देखो आप फोटोज में कितनी ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप फोटोज वगैरह क्लिक करते हो तो वहां पर आपको शार्पनेस की प्रॉब्लम लगेगी। यहाँ पर मैं X200 Pro को इसके साइड बाय साइड रख रहा हूँ, वैसे रखना तो नहीं चाहिए, वो एक कैमरा सेंट्रिक फोन है, लेकिन फिर भी बस आपको दिखाने के लिए। वैसे यहाँ पर आपको 4 सेंसर मिल जाते हैं पीछे की तरफ और सामने की तरफ 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। अब भले ही 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, लेकिन फोटोज अच्छी क्लिक करता है, नेचुरल स्किन टोन्स निकालता है। बाकी अगर आप फोटो जल्दी जल्दी क्लिक करते हो तो वहां पर एक चीज नोटिस करना कि इसका जो शटर है वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है, ऐसा लगता है कि शटर लैग कर रहा है। बाकी जो पॉजिटिव्स हैं चलो उसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर आपको 200 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है जो कि आपको 200 मेगापिक्सल वाली फोटो निकाल के दे देगा। अब हालांकि वो X200 Pro में भी आता है, मैं बस कंपेयर के लिए रख रहा हूं उसे, लेकिन आप एक चीज नोटिस करना, समझ लो आपको इसी डिस्टेंस से एक फोटो क्लिक करनी है जो इतनी पास में, तो ये फोन केपेबल है उस फोटो को क्लिक करने के लिए, लेकिन ये नहीं है क्योंकि यहां पर आपको क्रॉपिंग फैक्टर काफी देखने को मिलता है। दूसरी चीज 100x जूम अभी भी इसका फार बेटर है, जहां पर आपको जो डिटेल्स है वो काफी अच्छी तरीके से नजर आ जाती है। और पोर्ट्रेट्स के अंदर 3x 5x देखो फोटोज तो अच्छी आती हैं लेकिन उतनी शार्प नहीं आती। बाकी यहाँ पर आप 4K 60 fps पे आप शूट कर सकते हो, 4K 120 fps पे भी शूट कर सकते हो। लॉक का फीचर यहाँ पर आता है और हालांकि ये 2 साल पुराना फोन है, लेकिन इस बजट के अंदर इसके आसपास के जो फोन है इस बजट में उनसे काफी नेक्स्ट लेवल फोटोज क्लिक करता है। होप आप इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव दोनों समझ गए हो। बाकी देखो 4K 60 fps पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो फ्रंट कैमरा से, और यहाँ पर ऐसा कुछ आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो कलर्स वगैरह है ना, बहुत ज़्यादा नेचुरल स्किन टोन आती है। देखो मैं किसी फ़ोन से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ अभी, लेकिन सैमसंग में ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो स्किन टोन्स मुझे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ये फ़ोन आपको दिखाने की कोशिश करता है। और इसके बाद मैं स्विच करता हूँ इसके रियर कैमरा पर। अब ये ना रियर कैमरा है 4K 60 fps वाइड एंगल स्विच है। अब इसमें आप स्विच कर सकते हो लेंसेज भी, मतलब इसमें मैं 1x पे भी जा सकता हूँ, 2x पे भी जा सकता हूँ और दोबारा वाइड एंगल पे भी स्विच कर सकता हूँ। तो ये पॉसिबिलिटी सैमसंग में ज़्यादातर फोन में मिलती है, हालांकि 1-2 फोन में और मिल जाएगी, लेकिन भाई ऐसे स्किन टोन्स, ऐसे कलर्स, और हाँ ऑडियो भी चेक करना क्योंकि यहाँ पर आवाज़ गूंज रही होगी लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से इसने मेंटेन कर रखा होगा। ऐसा कुछ आउटपुट है 4K 60 fps पे। बाकी इसके अंदर कोई कॉलिंग, नेटवर्क इशू, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी जो आपको आईफोन वगैरह में ज्यादा फेस करनी पड़ती है। और इसके अंदर जो नेटवर्क की स्ट्रेंथ है वो भी काफी सही तरीके से आती है। और अब बात करता हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी की। देखो यहाँ पर आपको टाइटेनियम फ्रेम मिलता है और उसके साथ ना ये काफी स्ट्रॉन्गेस्ट फोन है। मतलब कई बार ये फोन गिरा है और यहाँ पर आप देखोगे ना तो कैमरा लेंस एक बार टूट चुका है, हल्का सा क्रैक है उसके ऊपर, और ये बहुत हाइट से गिरा है तब टूटा है। और उसके बाद अगर आप देखोगे ना जो फ्रेम है उसके ऊपर भी काफी सारे स्क्रैच, डेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन डिस्प्ले में कोई भी इंपैक्ट नहीं है। और डिस्प्ले ना ऐसे नहीं गिरती कभी भी पत्थर के ऊपर या फिर रोड के ऊपर, अगर वो गिर जाती तो शायद ये टूट जाता, क्योंकि मेरा S23 अल्ट्रा एक बार ऐसे टूट चुका है, आईफोन गिर गया था उसके ऊपर, वो टूट गया था। तो मजबूत तो है लेकिन इतना मजबूत नहीं है कि कोई मिलिट्री ग्रेड जैसी प्रोटेक्शन आती हो। तो इस मामले में अगर आप थोड़ा सा सावधान होकर चलाओगे फोन को तो हाँ लॉन्ग लास्टिंग आप यूज कर सकते हो। बाकी IP68 वाटर रेटिंग आती है इस फोन के अंदर, और जानबूझ को अपने फोन को भाई डालना मत, वरना स्पीकर वगैरह में पानी चला जाता है। वो थोड़ी देर में ठीक तो हो जाता है लेकिन फिर भी मत डालो, जब जरूरत पड़े, बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तब यूज कर लेना उस चीज को। अब जितने नेगेटिव्स थे, जितने पॉजिटिव्स थे, मैंने इस फोन के बारे में आपको बता दिए, लेकिन अब बात आती है प्राइसिंग की, जो मैंने थंबनेल पे लगाया। क्या उस प्राइसिंग के अंदर ये फोन मिल रहा है? आपने सबने देखा होगा 72,000 के अंदर ये भी फ्लिपकार्ट पे या फिर Amazon पे आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जिन लोगों ने ऑफलाइन में ये फोन लिया ना, सच बता रहा हूं, ये फोन की प्राइस काफी ज्यादा क्लियर थी। 65 से लेके 68,000 के अंदर ये ऑफर्स के साथ आपको देखने को मिल रहा था। और कमेंट कर देना वो लोग जिन्होंने इस प्राइस के अंदर लिया है, आपको खुद पता लग जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में सब कुछ देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आपको इस प्राइस के अंदर बाय करना है तो मैं शॉप का नंबर डाल दूंगा भाई, जहां से ये आपको पता लग जाएगा कि इस प्राइस के अंदर है। और ऐसा नहीं है कि स्पॉन्सर्ड है वहां से, बस मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो दिल्ली के आसपास रहते हैं, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, तो वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो इस फोन के लिए। तो अब बात ये है कि क्या ये वैल्यू फॉर मनी है 2025 या फिर 26 में? देखो मेरे हिसाब से भाई वैल्यू फॉर मनी से भी ज्यादा है, क्योंकि 70,000 के आसपास कोई ऐसा फोन मिल रहा है जहां पर इतनी तगड़ी डिस्प्ले, AI के नेक्स्ट लेवल फीचर, S Pen का सपोर्ट, और साथ में जो कैमरा है वो भी काफी ज्यादा केपेबल है। तो नो डाउट भाई ले सकते हो। नेगेटिव जो मैंने थे, अगर आप उससे ओवरकम करते हो, वो आपको भाई ज्यादा इफेक्ट नहीं करते, आपको सैमसंग का रोला जमाना है, डेफिनेटली भाई फिर तो आपके लिए ये फोन बना हुआ है।
बाकी मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना कि इस फोन के अंदर कौन सा फीचर अपग्रेड होना चाहिए और कौन सा फीचर आपको बिल्कुल नहीं पसंद। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।